है बच्चों, आज मैं आपको आदिकाल के कवियों के विषय में और विभाजन बताऊंगी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आदिकाल का नामकरण, समय और उसकी विशेषताएं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आदिकाल का विभाजन कितने भागों में किया गया है और आदिकाल के मुख्य कवि कौन कौन है। वैसे तो बहुत विस्तृत है आदिकाल, हम उसके लिए कई घंटों आपको पढ़ाएं तो कम पड़ेगा, लेकिन हम कुछ बिंदुओं को लाए हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आइए हम देखते हैं क्या है। जैसे कहा गया कि आदिकाल के साहित्य का विभाजन, हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि आदिकाल का विभाजन नहीं होता बल्कि आदिकाल के साहित्य का विभाजन होता है। तो आदिकाल के साहित्य को अनेक विद्वानों ने कई भागों में विभाजित किया है। जैसे मुख्य रूप से 5 भागों में है। सिद्ध साहित्य पहला, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य, चौथा रासो साहित्य और 5वां लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य की जो शुरुआत होती है वो 12वीं शताब्दी से माना गया है। कब से माना गया? 12वीं शताब्दी से। और सिद्धों की जो संख्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए कि सिद्धों की संख्या कितना है, तो 84 है, 84 है। और नाथ साहित्य ये लिखना शुरू हुआ 13वीं शताब्दी। बहुत पूछा जाता है कि सिद्ध साहित्य की शुरुआत कब हुई, तो 12वीं शताब्दी में, और नाथ साहित्य की शुरुआत कब हुई, तो 13वीं शताब्दी में। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और जो नाथों की संख्या है वो 9 मानी गई। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई। फिर जैन साहित्य और रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। आप जानते रहिए कि 5 काल में इसका विभाजन किया, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कितने भागों में साहित्य का विभाजन किया गया, किस साहित्य का? आदिकाल के साहित्य का विभाजन, तो 5 भागों में। आइए हम मुख्य कवियों को जानते हैं कि मुख्य कवि कौन है। तो आइए एक एक साहित्य, हमने सभी साहित्य से लिया है। जैसे सिद्ध साहित्य में मुख्य जो सबसे पहले कवि हैं, ये प्रश्न उठता है कि आदिकाल के सर्वप्रथम कवि कौन है, तो वो शरापा है। और ये किस काल के हैं, तो ये सिद्ध साहित्य के हैं, सिद्ध साहित्य के हैं, शरापा जी हैं सबसे पहले। इसलिए आदिकाल में सबसे पहले शुरुआत सिद्ध साहित्य की हुई। और सिद्ध साहित्य में सबसे पहले कौन है, तो शरापा। तो डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि आदिकाल के सर्वप्रथम कवि कौन है, तो वो शरापा जी हैं। इनकी रचना है दोहा कोश। फिर दूसरे कवि वही सिद्ध साहित्य के शबरपा है, इनका है चर्यापद। ये 2 इंपॉर्टेंट है, 2 जो रचनाएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि शरापा का क्या है, तो दोहा कोश, और शबरपा का क्या है, चर्यापद। और पूरे सिद्ध साहित्य में जो रचना लिखी गई वो दोहा कोश और चर्यापद में ही लिखी गई। फिर आइए हम देखते हैं गोरखनाथ। नाथ साहित्य से हमने लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोरखनाथ किस साहित्य के? नाथ साहित्य के। इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। इनके गुरु कौन थे बेटा? मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ से ही नाथ साहित्य की शुरुआत हुई। लेकिन जो मत्स्येंद्र नाथ हैं उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने पंचमाकार माना और कहा कि पंचमाकार के द्वारा ही व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ये गोरखनाथ को अच्छा नहीं लगा। तो सही में जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे तो वो गोरखनाथ जी थे। कौन थे? गोरखनाथ। तो मत्स्येंद्र नाथ, बस इतना प्रश्न बनेगा कि मत्स्येंद्र नाथ कौन थे, तो वो गोरखनाथ के गुरु थे। या ऐसे प्रश्न को बदल देंगे, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो मत्स्येंद्र नाथ थे। वहीं से ही सिद्ध साहित्य की शुरुआत होती है। वो बहुत लंबा साहित्य हम पढ़ाएंगे तो आप शायद बहुत उसको बारीकी से पढ़ना होगा। हम डीपली जाएंगे तो 2-3 घंटे लगेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं कि गोरखनाथ किससे? नाथ साहित्य से। नाथों की संख्या कितनी मानी गई, जैसे हमने बताया 9। उसके बाद आइए चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है वो चंद्रबरदाई किससे लिए गए हैं? रासो साहित्य जो लिखा गया वो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है कि चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों लोग क्या है, दोनों लोगों का जन्म एक साथ हुआ था। और पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे और साथ ही साथ वो सलाहकार भी थे। बिना उनके सलाह के पृथ्वीराज कोई कार्य नहीं करते थे। फिर उसके बाद जगनिक का है परमाल रासो, आल्हा खंड।
परमाल रासों को दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से? आल्हा खंड के नाम से। आइए देखते हैं नरपति नाल। नरपति नाल का क्या है? बीसल देव रासो। नरपति नाल की रचना कौन सी है बेटा? बीसल देव रासो। फिर आइए हम खुमार रासो। खुमार रासो किसकी रचना है? दलपति विजय। खुमार रासो दलपति विजय। फिर आइए हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लौकिक साहित्य से हमने लिया है, ये तो रासो साहित्य से चल रहा था। आइए हम लौकिक साहित्य को जानते हैं। लौकिक साहित्य के मुख्य कवि हैं विद्यापति, और विद्यापति की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रचनाएं कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा में, ये तो पूछा ही जाता है कि विद्यापति की दो मुख्य रचनाएं कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका। लेकिन ये कम पूछा जाता है, बल्कि ये पूछ लिया जाता है कि इनकी भाषा क्या है। तो ये जानते रहिए साथ साथ में कि इसकी भाषा जो है अपभ्रंश भाषा है। इसकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा है। विद्यापति की पदावली भी लिखी गई। पदावली की भाषा मैथिली भाषा है। पदावली की भाषा क्या है बेटा? ये मैथिली भाषा है। हम इसको भी जानते रहे, इसलिए अलग से इसको लिख दे रहे हैं। इसकी भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है। इनकी पदावली भी इन्हीं की रचना है। तो पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये तीनों रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी है? विद्यापति की। और कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसा अभी तुरंत बता रहे हैं आपको कि ये अपभ्रंश भाषा में है, और पदावली जो भाषा है वो मैथिली भाषा है। आइए फिर कुशल राय भी लौकिक साहित्य के कवि हैं। इनका वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है, ढोला मारू रा दूला। अब इसकी जो भाषा है ये भाषा राजस्थानी है। राजस्थानी कौन सी भाषा है बेटा? राजस्थानी। फिर अमीर खुसरो क्या है? जानते हैं? आदिकाल के खड़ी बोली के जनक। आदिकाल में ही इन्होंने क्या किया था? खड़ी बोली प्रारंभ कर दी थी। खड़ी बोली में रचना लिखना प्रारंभ कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि आदिकाल में खड़ी बोली के जनक कौन माना जाता है? तो वो अमीर खुसरो को माना जाता है। इनकी जो रचना है खाली पारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि। तो धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।